तो शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे इस लेक्चर को। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन नंबर 1। पिछले क्लास में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को खत्म किया। वो बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए काफी समय भी नहीं लगा उसमें, और हमने वन शॉट में पिछले ही क्लास में उसको खत्म करा दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी उसकी भी आनी चाहिए, इसीलिए वो पहले चैप्टर मैंने आपको करा दिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। So before moving to our main content, I'd like to introduce myself। जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते जान लो। मेरा नाम शोहू उपाध्याय है। एक्चुअली आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, बट अभी करेंटली एज अ सब्स्टिट्यूट मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ट्यूटर हूँ, बट करेंटली आई एम लिस्टेड एज अ ट्यूटर ऑफ केमिस्ट्री इन STBG। बट अभी एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर, क्योंकि आपके साथ थोड़े बिजी हैं, इस वजह से मैं फिजिक्स की क्लासेस भी ले रहा हूँ। ठीक, तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हमारा नया चैप्टर है क्लास 11th की फिजिक्स का, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत इंट्रोडक्शन वाली शुरुआत करेंगे, आराम से समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। रीस्टार्ट हम करेंगे आज से। ठीक है, चलो बच्चे आ गए। रीस्टार्ट हम करेंगे आज से, अभी से इस चैप्टर को। ठीक, तो सबसे पहली चीज फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, अच्छा देखो नाम ही चैप्टर का फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो उससे सबसे पहले समझना चाहिए फ्लूइड के बारे में भैया कि ये फ्लूइड क्या है। जो फ्लूइड टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। देखो फ्लूइड का मतलब बेसिकली होता है ना कि एक ऐसा मटेरियल। फ्लूइड किसको कहा जाता है? फ्लूइड एक समझ लो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ना कह के मैं कहूँ टेंडेंसी है। वो कौन सी टेंडेंसी है? किसी भी मटेरियल की ऐसी टेंडेंसी जो कि उस मटेरियल को फ्लो कराए। मतलब द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लो, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो कि फ्लो कर सकता हो, उसको हम दूसरी भाषा में फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस की बात अगर मैं कर दूं, जैसे वाटर हो गया या फिर ऑयल हो गया, तो क्या वाटर और ऑयल, क्या हम इनको एक साथ कैटेगराइज करके फ्लूइड कह सकते हैं? बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको डेफिनेशन कि फ्लूइड बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो सोच के देखो, अगर पानी आपसे कहीं गलती से गिर जाता है तो वो फ्लो करते जाता है कुछ सरफेस एरिया में, है ना। सिमिलरली अगर कहीं आप ऑयल का भी इस्तेमाल करते हो, ऑयल भी कहीं गलती से आपसे अगर गिर जाए तो वो भी क्या रखता है? टेंडेंसी रखता है ताकि वो कुछ सरफेस एरिया कवर करेगा। सो बेसिकली ये वाटर और ऑयल, क्या ये फ्लूइड है? बिल्कुल है सर, ये फ्लूइड के अंदर आ सकते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं अदर देन लिक्विड, तो अगर मैं किसी गैसियस मटेरियल की बात करूं, क्या हम गैसियस को फ्लूइड कह सकते हैं? एक बार सोच के देखो, अपने दिमाग से सोच के देखो, क्या हम गैसियस को फ्लूइड कह सकते हैं? यस इट इज, गैसियस को भी फ्लूइड कह सकते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके पास टेंडेंसी होती है टू फ्लो। क्यों भाई? गैसियस भी क्या होता है? अरे किसी गैस को अगर आप किसी कंटेनर में पैक कर दो, तो जितने कंटेनर का एरिया होगा उतने कंटेनर के एरिया में गैस भी फैल जाएगी। बिल्कुल। सिमिलरली अगर एक लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड अगर लेट्स से एक बाउल में हमने एक लिक्विड रखा है, तो उस बाउल के पूरे पूरे एरिया में लिक्विड क्या होगा? पूरा फैल जाएगा। तो फ्लूइड का मतलब ही है कि ऐसी टेंडेंसी मटेरियल की टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी को फ्लूइड कहते हैं। तो आई थॉट कि एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपको समझ आ गया होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम उसी फ्लूइड के मैकेनिक्स को समझेंगे, है ना। काम कैसे करता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड होंगी फ्लूइड से। जैसे प्रेशर की बात करेंगे, दो मेजर टर्मिनोलॉजी जो हमको इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है वो होगा प्रेशर और डेंसिटी। इन दोनों के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे, फिर हम धीरे धीरे उसी प्रेशर पे और लेते जाएंगे इंट्रोडक्शन, और अंदर घुसते जाएंगे। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होने वाला है ये आपको समझ आ गया होगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक चीजें, वाटर से रिलेटेड चीजें, लिक्विड से रिलेटेड चीजों, प्रेशर से रिलेटेड चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई थॉट एक सिंपल सा जनरल सा इंट्रोडक्शन इतना काफी है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स समझाने के लिए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि फ्लूइड क्या है? गैसेस और लिक्विड, लिक्विड और गैसेस, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। तो आप लिख लो यहाँ कि लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। अब फ्लूइड की मैकेनिक्स को ना बेसिकली दो ब्रांचेस में पढ़ी जाती है। ये जो फ्लूइड की मैकेनिक्स है, इसको फिजिक्स के दो ब्रांचेस में पढ़ी जाती है। कौन कौन सी?
सर जी एक ब्रांच को कहते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, और एक ब्रांच होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ये दो ब्रांच के अंदर थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लो, मेन चैप्टर पर अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे, बट अभी थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन ले लो कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। मतलब ये फिजिक्स के दो ब्रांचेस के अंदर आता है। कौन कौन सा? एक तो सर हाइड्रोस्टैटिक, एक तो सर हाइड्रोडायनेमिक। सर दोनों में एक शब्द कॉमन है, क्या? हाइड्रो। तो ये तो समझ आ गया कि हाइड्रो तो दोनों में कॉमन है। या स्टैटिक और डायनेमिक, ये समझा दो थोड़ा। देखो, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। आपको चीज पता होगा कि स्टैटिक क्या होता है, सोच के देखो। स्टैटिक का मतलब जो कि रेस्ट पे हो। तो सर अगर फ्लूइड रेस्ट पे है और हम उसमें फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक वाला ब्रांच। कितने सिंपल सी बात है। और अगर फ्लूइड सर फ्लो कर रहा हो, फ्लूइड सर मोशन में हो, तो फ्लूइड के मोशन में जो भी हम फिजिक्स की प्रॉपर्टीज को लगा के उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। तो कितना सिंपल सा बात है कि हाइड्रोस्टैटिक में बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो उसकी जो स्टडी होगी उसको हम हाइड्रोस्टैटिक के ब्रांच के अंदर डालेंगे, और अगर फ्लूइड आपके मोशन में होगा तो उसको आप हाइड्रोडायनेमिक के ब्रांच के अंदर डालेंगे। ठीक है। तो छोटा सा जनरल सा डेफिनेशन यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक के अंदर कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसकी एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट, स्टैटिक लगा है इसलिए रेस्ट। सेम चीज इतनी लाइन आप आगे भी कॉपी कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो जब हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे इसका मतलब फ्लूइड की स्टडी जब मोशन में हो रही होगी तब की, और हाइड्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो फ्लूइड की स्टडी जब वो रेस्ट होगी। ठीक है। तो ये एक पूरा स्लाइड आपके सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में क्या है, कैसा रहने वाला है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। मजेदार बात यह है कि आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सिर्फ आपको हाइड्रोस्टैटिक वाला ही पार्ट पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। आपके सिलेबस में भी, आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक वाला ही पार्ट है। ठीक है। चलिए, तो क्या ये जनरल सा इंट्रोडक्शन सबको समझ आया? एक बार रिस्पॉन्स देख लिया सबका। क्या ये जनरल सा इंट्रोडक्शन सबको समझ आया? आई थॉट आया होगा। ठीक है। ओके देन, चलिए अब हम मेन बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसमें सबसे पहली चीज, जैसा मैं आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़नी है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फ्लूइड्स की होती हैं जिसपे स्टडी की जाती है हाइड्रोस्टैटिक की। पहला पहला है भैया जी डेंसिटी, और दूसरा फ्लूइड का प्रेशर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये पूरा चैप्टर इन दो चीजों के बीच घूमेगा। मतलब प्रेशर और डेंसिटी, इन्हीं में आपको खेलना है। ठीक है। चलिए तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और सबसे पहली चीज के अंदर जो आती है वो है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है भाई? बहुत बेसिक सी चीज, सबने बचपन से पढ़ रखा है। ठीक है। देखो बहुत सिंपल चीज है, क्या है? किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे हमको डिटरमाइन करनी है तो उसकी डेंसिटी डिफाइन की जाती है जिसको रो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ये होती है कि किसी भी वॉल्यूम में कितना मास, फ्लूइड का कितना मास भरा हुआ है। फ्लूइड का कितना भरा हुआ मास किसी एक वॉल्यूम में सस्टेन है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम उसकी डेंसिटी बताते हैं। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहा जाता है। मतलब कोई भी फ्लूइड कितना डेंस है, कितना डेंस होने का मतलब कि किसी यूनिट वॉल्यूम में, अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं लेट्स से, तो उस यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्लूइड का मास भरा होगा, ठीक है, तो अगर मैं उसके मास को उसका यूनिट वॉल्यूम से रेशियो ले लूं, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी फ्लूइड का, उसको हम उसकी डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स का एक ऐसा वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है फ्लूइड का। ठीक है। सोच के देखो, अगर किसी चीज, अगर मैं कहता हूं कि किसी फ्लूइड का, किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सर उसके एक यूनिट वॉल्यूम में उस फ्लूइड का मास ज्यादा होगा। हम कह तो रहे हैं कि किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में उस डेंसिटी, वो जो फ्लूइड है उसका मास ज्यादा है। तो बेसिकली जो डेंसिटी वाली जो टर्मिनोलॉजी है, सिंपल से आपने सामने पढ़ा भी है, तो कोई ज्यादा इसमें दिमाग खपा के कोई मतलब है नहीं।
सिंपल सी बात है, बस मैं आपको समझा रहा था कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए कि इन अ फ्लूइड, थोड़ा अपने लैंग्वेज में हम लिखाते हैं सिंप्लीफाइड करके, इन अ फ्लूइड एट अ पॉइंट द डेंसिटी, जिसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ऐसे रो लिखते हैं, पी बनाइए और नीचे थोड़ा सा घुमा दीजिए। डेंसिटी रो इज डिफाइंड एज रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि मैंने मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं डेंसिटी। ठीक, अब कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिए। क्या? वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर एज ए लिक्विड अगर मैं ले रहा हूं, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब कि अगर 1 मीटर क्यूब का मेरे पास वॉल्यूम है, तो उसके अंदर अगर आप वाटर भरते हैं तो उसकी डेंसिटी होगी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली, ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा जब हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, तो उसमें कई बार एग्जामिनर ना आपको वाटर की डेंसिटी नहीं देता है। तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए, खुद से पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और भी यूनिट्स हैं, क्यों भाई? अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब को ना रिप्रेजेंट करके मैं रिप्रेजेंट करूं कि मुझे डेंसिटी बताओ वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना होगा? या फिर अगर मैं डिफाइन कर दूं केजी पर लीटर, तो कितना होगा? अलग अलग यूनिट्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को आप चाहो तो मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यार एग्जामिनर तो आपको मीटर क्यूब में भी पूछ सकता है, या सेंटीमीटर क्यूब में भी सवाल लेके पूछ सकता है, या लीटर में भी पूछ सकता है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस छोटा सा डेटा है लेकिन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि याद नहीं होता है बच्चों को। तो याद रख लो, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो रो की वैल्यू होती है, वो अगर मैं केजी मीटर क्यूब में निकालूंगा तो वो 1000 होती है। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे, अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगा तो वो 1 होती है। और अगर मैं केजी पर लीटर में निकालूं तो भी 1 होती है। ये भी याद रख लेना, अगर मैं केजी पर लीटर में निकालूं तो भी 1 होती है। तो ये 3 डेटा आप जरूर याद रखिए। अगर आपका क्वेश्चन हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर की डेंसिटी को आप 1 मान के चलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन हो केजी पर लीटर, तो भी वाटर की डेंसिटी को 1 मान के चलेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन हो केजी पर मीटर क्यूब, तो आप वाटर की डेंसिटी को 1000 मान के चलेंगे। इसलिए मैं एक छोटा सा डेटा आपको दे दिया यहाँ कि जो रो है मतलब वो वाटर की डेंसिटी है। ठीक, चलिए, सो दिस इज सिंप्लीफाइड थिंग अबाउट द डेंसिटी। कुछ है नहीं ज्यादा इसमें कुछ, ठीक है, सबने पढ़ा भी है वो, और वही बेसिक सी चीज है यहाँ भी। ठीक, बस इंट्रोडक्शन था तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दे दिया। ठीक, अब एक और चीज, क्या अब यहां से एक चीज ये पूछ सकता है कि डायमेंशंस बता दीजिए इसका। आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप डेंसिटी का डायमेंशन लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सोच के देखो, डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी होती है रो, तो रो का डायमेंशन क्या हो सकता है? सोच के देखो, ऊपर है मास, नीचे है वॉल्यूम। तो क्या मैं मास को कैपिटल एम से लिख सकता हूं, और क्या मैं वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकता हूं? तो क्या इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल की पावर -3। ये एक छोटा सा डेटा था आपके लिए। अच्छा, यूनिट क्या हो सकती है? 3 तरीके की यूनिट हो सकती है। कौन कौन सी? अभी हमने देखा, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर केजी पर लीटर। तो आप यूनिट के अंदर ये तीनों यूनिट्स भी डाल सकते हैं। यूनिट के अंदर डाल सकते हैं आप क्या? केजी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर केजी पर लीटर। ये तीनों डेंसिटी की यूनिट हो सकती हैं अलग अलग। ठीक, चलिए, ये छोटी सी बातें थी डेंसिटी के बारे में। ठीक, अच्छा, डेंसिटी के अंदर जब आप थोड़ा सा और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, वो उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी तक हम सिंपल डेंसिटी को देख के आ रहे हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट से छोटे टर्मिनोलॉजी है तो उसको मैं खत्म करूंगा आज। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। और भी आने वाले टाइम्स में इसमें जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट होंगे मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बर्नौलीज वगैरह भी है इसमें, सब पढ़ेंगे। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है ये क्या है समझिए। अभी हमने डेंसिटी समझा, रिलेटिव डेंसिटी को समझ लिया था। देखो, रिलेटिव शब्द का मतलब होता है कि जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो,
रिलेट कर रहे हो। रिलेटिव सर का मतलब क्या है? कंपेयर करना, रिलेट करना। तो सोच के देखो, सिंपल डेंसिटी क्या थी? सिंपल डेंसिटी थी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो इस बार दो डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी बहुत सिंपल सा टर्म है। क्या है रिलेटिव डेंसिटी? वो डेंसिटी होती है जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को एक रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? आओ लिखा देता हूं। देखो, एक लाइन लिखूंगा, रिलेटिव डेंसिटी तुमको समझ आ जाएगी। देखो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी बहुत सिंपल चीज है। क्या है? कोई एक सब्सटेंस हम लाए जिसका हमको डेंसिटी का मेजरमेंट करना था। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, लेट्स से हमारे पास केरोसिन है, और मैंने तुमसे बोला कि इस केरोसिन का रिलेटिव डेंसिटी मुझे बताओ विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा याद रख लो, किसी के कंपैरिजन में ही निकालने को आपको बोली जाएगी। आपको एक स्टैंडर्ड या फिर आपको एक रेफरेंस सब्सटेंस दिया जाएगा जिसकी डेंसिटी आपको पता रहेगी, और कोई एक सब्सटेंस दूसरा होगा जिसकी डेंसिटी आपको उसी रेफरेंस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकालनी होगी, तभी रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या, पहले वो समझ लो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। क्या थी सर? कोई भी मटेरियल की डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हम उस मटेरियल की जो भी सब्सटेंस होगी उसकी डेंसिटी को, और जो भी हमारा रेफरेंस होगा जिसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछी गई होगी रिलेटिव डेंसिटी, तो उसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, आप इसको कवर अप कर लीजिएगा बॉक्स में, ठीक है। ये तो रिलेटिव डेंसिटी देखो, मैंने सिर्फ एक लाइन तुमको समझा दी। रिलेटिव शब्द का मतलब है कि कंपैरिजन होगा, ठीक है। चलो, अब मैं तुमसे कहता हूं क्या, मैं ये कहता हूं तुमसे कि मैंने एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल के लिए समझ लो। मैंने बोला कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, सबने पढ़ा है, सुना है सर ने? मरकरी लिक्विड एलिमेंट है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो मैंने तुमको बता दी, वो है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। मैंने बोला फाइंड क्या? रिलेटिव डेंसिटी, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, जिसको मैं Hg सिंबल से लिखता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। देखो कितनी मस्त सी बात है। क्या बोले मैंने? कि फाइंड करो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो हमने अभी अभी ऊपर देखा है क्या सर? रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? जिस जिस सब्सटेंस की डेंसिटी, जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी हमको फाइंड करनी है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को आप रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो बोला गया कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, इसका हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है, वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सोच के देखो, अभी हमने पढ़ा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब में। अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, 1000 होता है। तो अगर मेरे को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मतलब लेट्स इसको मैं थोड़ी देर के लिए रो आर कह देता हूं, ठीक है। जस्ट जस्ट एज रिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूं, ऐसे किसका कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, तो मैं जस्ट एज रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। रो आर अगर मैं कह देता हूं मतलब रिलेटिव डेंसिटी, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर रखूंगा क्या? सोच के देखो, ऊपर रखूंगा मरकरी की डेंसिटी और नीचे रखूंगा किसका? वाटर का, क्योंकि नीचे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस हमेशा नीचे होता है। तो अगर मैं ये 1000 से इस 1000 को काट दूं, तो हमको ये पता चल गया कि मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है ये डेटा। और ये डेटा वाटर और मरकरी की तो आप डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी याद ही रख लीजिए। तो यहाँ नोट करके डाल दिया जाए इसी के अंदर। हमेशा याद रखना 13.6 होती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? 13.6। बताओ क्या रिलेटिव डेंसिटी सबको क्लियर हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बताओ, क्लियर है? क्या रिलेटिव डेंसिटी सबको क्लियर हो गया? देखो आज का लेक्चर बहुत सिंपल है, लेक्चर नंबर 1 है तो हम, पता ही है तुमको, मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ, तो हम सब कुछ आराम आराम से पढ़ते हैं। बताओ, क्या रिलेटिव डेंसिटी सबको क्लियर है? एवरीबडी, जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक। अब जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गया, रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गया, जैसे आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपको एक और टर्म देखने को मिलेगी। क्या है? उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये नया टर्म क्या आ गया सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये क्या इंट्रोड्यूस हो गया? बहुत सिंपल सी बात है।
कुछ नहीं, सिर्फ एक चेंज करना है। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है, ये जो आप रिलेटिव डेंसिटी पीछे निकाले हो ना, बस इसी रिलेटिव डेंसिटी के अंदर एक चेंज कर दो सर, और जो ही आप वो चेंज करोगे तो आपका रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लोग कहने लगेंगे। और वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि जो आपका रेफरेंस सब्सटेंस है ना सर, यहां अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को हर सब्सटेंस के लिए वाटर का ही रेफरेंस लेके चलो, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी सिंपल सी बात है। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी वो रिलेटिव डेंसिटी होती है जिसके अंदर रेफरेंस सब्सटेंस को हमेशा वाटर ही लिया जाता है। चाहे आप ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहो तो भी आप रेफरेंस में वाटर लोगे, चाहे आप केरोसिन की निकालने चाहो, चाहे पेट्रोलियम की निकालने चाहो, या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आप उस सब्सटेंस की डेंसिटी लेंगे और रेफरेंस में वाटर की डेंसिटी का यूज करेंगे, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। बस, मतलब ज्यादा अंतर है नहीं सर रिलेटिव डेंसिटी में। रिलेटिव डेंसिटी में ये था कि रेफरेंस सब्सटेंस वाटर के अलावा कुछ भी ले सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा तुम्हारा मन करे तुम ऑयल या फिर केरोसिन के बीच कंपेयर करना चाहो, तुम ऑयल या फिर पेट्रोल के बीच कंपेयर करना चाहो, तो तुम रिलेटिव डेंसिटी के अंदर तुम्हारे पास चॉइस थी कि तुम रेफरेंस सब्सटेंस को कुछ भी ले सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम अगर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस सब्सटेंस आपका वाटर ही लिया जाता है। बस ये छोटा सा चेंज था, फिर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी खत्म हो गई, आपने वो भी समझ लिया। तो लिख लीजिए क्या कि व्हेन द रेफरेंस सब्सटेंस इज टेकन, या फिर व्हेन द रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर, then the relative density is known as specific gravity। तो सर जी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं, जो नीचे रेफरेंस लिखा है वहां वाटर लिख दो। तो अगर किसी भी सब्सटेंस अगर हमको रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को ऊपर रखेंगे और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे हमेशा, और इसकी डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है। क्या? सबने पढ़ा है अभी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में आंसर पूछे तो आप हमेशा 1000 से डिवाइड करेंगे। यही था आपका सिंपल सा एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो अगर इस केस में अगर आप मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहें तो भी कितनी होती है? 13.6 ही होती है, सोच के देखो। अगर आप मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी निकाले विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो भी 13.6 होती है, अगर आप मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले तो भी 13.6 होता है। तो आई थॉट आपको दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये समझ आ गया होगा। क्लियर? गुड इवनिंग। दोनों दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हो गई आपसे, फटाफट से बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कंफ्यूज ना होते हुए, मैंने आपको कंफ्यूज करना भी नहीं है। मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई, मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई और मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाई। तो डेंसिटी का पार्ट यहाँ समाप्त हो जाता है हमारा। अब हम प्रेशर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फटाफट से एक बार बता दो कि समझ आया कि नहीं आया, समझ है ना? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब डेंसिटी में बढ़ते बढ़ते सर हम आ गए किधर, प्रेशर की तरफ। ठीक है, प्रेशर क्या होता है सबने पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे। देखो प्रेशर क्या है, बहुत सिंपल चीज है। क्या? किसी भी यूनिट एरिया में, अच्छा इसको ऐसे समझो, क्या कोई कंटेनर लो, ठीक है, अच्छा अपने घर के सिलेंडर की बात करो, सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में सिलेंडर है ना? आप कहते हो ना कि सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरा है, एलपीजी भरा है, एलपीजी भरा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना? वो सोच के देखो वो सिलेंडर कितना हार्ड होता है, कभी सोचा है? क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस गैसियस फॉर्म में, बहुत हाईली कंप्रेस फॉर्म में अंदर उसको दबा के रखा गया होता है। तो उसके जो वॉल्स आप देखोगे, बाहर वाला जो वॉल्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपके उसी सिलेंडर की बात करूं, लेट्स से ये ऐसा आपका सिलेंडर है जिसकी इंटरनल शेप यहाँ है, तो इसके अंदर
सोच के देखो कि अगर आपने पूरा गैस भर दिया, और गैस क्या है, एक फ्लूइड है, बिल्कुल, तो क्या ये गैस, इसका जो वॉल है, इंटरनल वॉल है, क्या इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे? बिल्कुल। इसी फोर्स को अगर मैं मान लो लेट्स से स्पेसिफिक कर दिया कि इस एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, मुझे ये बताओ, इस एरिया में ये जो अंदर का जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो इस कंटेनर के इंटरनल जो वॉल है, इंटरनल वॉल के एक स्पेसिफिक एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी फोर्स के मेजरमेंट को अगर मैं पर यूनिट एरिया के रेस्पेक्ट में मेजर करूं तो उसको कहते हैं उस गैस का प्रेशर। क्या बोला मैं कि जो हमारा लेट्स से जो हमारे कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल है, हमने गैस को भर रखा है, बहुत हाई हाई प्रेशर, बहुत हाई मतलब हाईली कंप्रेस गैस को दबा के रखा है अंदर। तो सोच के देखो गैस की टेंडेंसी क्या होती है, वो फ्लो करने की। तो गैस क्या चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, और जब बाहर निकलना चाहेगा तो कंटेनर सारे साइड से पैक है, जब कंटेनर सारे साइड से पैक है तो वो क्या करेगा, इंटरनल वॉल पे फोर्स लगाना शुरू करेगा उस पर, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस है बाहर का वो बहुत ही टाइट हो जाता है। आपने कभी फील किया होगा, बहुत हेवी हो जाता है वो, है ना। तो होता क्या है, इंटरनली वॉल पे प्रेशर फोर्स लग रहे होते हैं। और अगर मैं लेट्स से कह दूं कि एक स्पेसिफिक एरिया में चूज कर लूं और मैं कहूं कि इस स्पेसिफिक एरिया में लेट्स से इस एरिया को मैंने फिक्स कर दिया कि इस स्पेसिफिक एरिया में कंटेनर के ये वाले स्पेसिफिक एरिया में अंदर से कितना फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसी के मेजरमेंट को हम प्रेशर कहते हैं। मतलब प्रेशर सर बहुत सिंपल चीज है, क्या, किसी भी यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी क्वांटिटी को प्रेशर कहा जाता है। मतलब प्रेशर का मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, सर जी फोर्स और एरिया के रिस्पेक्ट में प्रेशर का मेजरमेंट हम करते हैं। सो बिल्कुल वैसे ही यहां भी है क्या कि अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करने चाहूं तो लिख लीजिए क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स परपेंडिकुलर, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट acting on a the thrust acting on a unit area, इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है, किससे, लेटर P से। अब आपने आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ रही होगी, क्या सर आपने अभी अभी बोला कि जो फोर्स है अगर उसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर होता है, लेकिन आपने डेफिनेशन में क्या मेंशन किया है, एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको यहाँ थ्रस्ट लिखा है आपने, THRUST। अभी आप बोल रहे हो कि फोर्स है, अभी आप बोल रहे हो कि थ्रस्ट है, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, साफ साफ बताओ ये थ्रस्ट क्या है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, और अभी आप जब आप बता रहे थे तो आप बोल रहे थे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। तो फोर्स और थ्रस्ट में अंतर क्या है ये हमको समझना है। तो प्रेशर बेसिकली थ्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों थ्रस्ट के लिए डिफाइन किया जाता है, क्यों थ्रस्ट के लिए, ध्यान से समझिएगा, सोच के देखो। थ्रस्ट मैं तुमको समझाता हूं एक बढ़िया से एग्जांपल से। देखो थ्रस्ट क्या होता है, जो भी एरिया पे जितना परपेंडिकुलर फोर्स हम लगाते हैं ना उसको थ्रस्ट कहा जाता है। मतलब कि ये फिक्स है, क्या फिक्स है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तभी आप उसको थ्रस्ट फोर्स कहोगे या फिर सिंपल थ्रस्ट कहोगे। मतलब ये कंडीशन फिक्स है कि फोर्स का परपेंडिकुलर लगना ही जरूरी है, और प्रेशर सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट पे ही डिफाइन होता है। मतलब अगर प्रेशर फाइंड करना हो तो इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स का परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट है, सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। मतलब कि अगर हमारे पास ये एक एरिया है तो इस एरिया में अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स होगा, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ये है और आपने फोर्स लगाया ऊपर से। तो किसी भी एरिया में अगर आप परपेंडिकुलर, ये एक एरिया है लेट्स से, और अगर आप ऊपर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो देखो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इस केस में मैं मेजरमेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया,
और F परपेंडिकुलर क्या लिख सकता हूं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब ये जो थ्रस्ट शब्द है ना सर, ये थ्रस्ट शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स को हम दूसरी भाषा में थ्रस्ट कहते हैं, और प्रेशर को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट फोर्स का ही कंसिडर करना होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन बनाता तो क्या बनता, जो मैंने लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। ये समझ आया आपको कि थ्रस्ट का मतलब क्या है, ये बताओ। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत लोग गलत डेफिनेशन याद करके रखे हैं। कभी भी हमेशा याद रख लो, प्रेशर कभी भी लिखना हो तो आप सिर्फ F अपॉन ए मत लिखिएगा, वो एरर माना जाएगा, साइंटिफिकली वो एरर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा फोर्स आपने मेंशन नहीं किया। तो हमेशा लिखिएगा, अगर आपको प्रेशर डिफाइन करना हो तो आप लिखिएगा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अच्छा, अगर मैं एरिया उसकी बात करूं तो क्या कह दूं, अगर मैं यूनिट की बात कर दूं तो सिंपल है सर, आपने ऊपर फोर्स रखा है नीचे एरिया, तो क्या ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों लिख दिया मैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। देखो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे भी प्रेशर का यूनिट बना दिया जिसको कहते हैं पास्कल, जिसको पीए लिखते हैं। तो पास्कल भी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर भी यूनिट है, और भी डिफरेंट यूनिट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी अगले वाले स्लाइड में, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे तो। बट प्रेशर की जो मेजर एसआई यूनिट है वो है या तो पास्कल याद रख लीजिए या न्यूटन पर मीटर क्यूब याद रख लीजिए। अच्छा, अगर मैं डायमेंशन बोल दूं सर प्रेशर की, तो आप डायमेंशन निकाल लेंगे, बिल्कुल। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो सकता है, ऊपर है सर फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और नीचे है सर क्या, मीटर क्यूब, मतलब सॉरी मीटर क्यूब कह रहा, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, फिर मैं मीटर क्यूब लिख दिया। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो अब ये L की पावर -2 बन के ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी L -1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द व्हाट, प्रेशर। यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगली यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक है, अब एक और चीज क्या, अब लेट्स से मैं तुमसे कहूं, सोच के देखो, मान लो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आया, और ऐसा न्यूमेरिकल बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है क्या, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी, मैं क्वेश्चन से ये तुमको सिखाना चाहता हूं इसीलिए, फाइंड द प्रेशर ऑन द गिवन सरफेस, और इस सरफेस का एरिया दिया हुआ है कितना, A इज इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर, और क्या पता करना है हमको, प्रेशर पता करना है, और उसने फोर्स दिया है, कैसा फोर्स दिया है, मैं फोर्स को ड्रॉ कर देता हूं। फोर्स ऐसे लग रहा है, जो है 10 न्यूटन का फोर्स। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, और बिलीव मानो यकीन मानो, ऐसे सवाल छोटे छोटे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया है, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस होता है ना, कई बार पूछ लिया है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे भाई फोर्स ऐसे टेढ़ा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको सही डेफिनेशन पता नहीं होती है प्रेशर की। अब सोच के देखो, और मुझे आंसर बताओ फटाफट से, कि जो इस केस में जो आपका फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा। और एक और चीज यहां ले लो, एक और चीज क्या ले लो रेफरेंस के लिए, ये जो एंगल बना रहा है सरफेस से, दैट इज थीटा। चलो फटाफट से मुझे फोर्स बताओ कि फोर्स कितना होगा इस केस में, प्रेशर कितना होगा, 10 sin थीटा। ओके, 10 sin थीटा। चलिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, 10 तो नहीं होगा लेकिन अच्छी बात है, तुम उसको समझ गए क्या। इसका आंसर होगा 5 sin थीटा। कैसे 5 sin थीटा, मैंने अभी आपको बताया क्या, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन सर यहां तो फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स तो लग नहीं रहा है। लेकिन हमने वेक्टर रिजोल्यूशन में ये चीज पढ़ी है कि अगर कोई भी वेक्टर किसी एंगल थीटा पे हो तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, एक तो अलोंग द थीटा उसका कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट। तो सोच के देखो, अगर मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो क्या एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जो होगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो कि एकदम परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, जिसको कहते हैं F sin थीटा। और अभी मैंने बताया प्रेशर के फॉर्मूले में कि सिर्फ हम परपेंडिकुलर फोर्स को कंसीडर करते हैं, F cos थीटा इस केस में क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल टू द सरफेस लग रहा है, ये सरफेस के अलोंग लग रहा है, लेकिन
जब हमको प्रेशर डिटरमाइन करना होता है तो हम तो परपेंडिकुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, कौन सा है, सोच के देखो। परपेंडिकुलर फोर्स है एफ साइन थीटा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। अब एफ की वैल्यू पुट कर दो, एरिया की वैल्यू पुट कर दो। एफ की वैल्यू सर जी 10 लिए हुए हैं, मतलब 10 साइन थीटा, और एरिया की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा एंड न्यूटन पर मीटर या फिर पास्कल इसकी यूनिट हो जाएगी। और यकीन मानो ये पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? 5 sin theta is the absolutely correct answer. ठीक, बताओ मजा आया, लगा ना शौक? हम लोग अभी तक प्रेशर गलत पढ़े थे। प्रेशर एक्चुअली ये होता है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसलिए मैं तुमको पता है कि मैं इन डेप्थ पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, और हर एक चीज पढ़ाता हूँ ताकि बाय मिस्टेकनली किसी चीज की गलती ना हो। तो आई थॉट आप इसी को समझ गए होंगे। यहाँ 5 साइन थीटा कैसे आया प्रेशर, तो हमेशा याद रख लो डेफिनेशन वाइज क्या है, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स को ही कंसिडर करेंगे हम। बताइए क्लियर है एवरीबडी, बताइए सबको क्लियर है, समझ आया कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स। तो अगर कभी फोर्स आपको कंपोनेंट में देखने को मिलेगा तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे। टेंजेंशियल सरफेस की वजह से क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा, और परपेंडिकुलर की वजह से आपका प्रेशर होगा। अब आप उस डेटा के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेशर। अब थोड़ा जब हम आगे बढ़े तो हमको इस प्रेशर के अंदर इसका एक भाई पढ़ने को मिला, कौन सा, एटीएम, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये क्या है, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखो। नॉर्मल प्रेशर अगर मैं बात किया था कहाँ, जब मैंने अभी कंटेनर का एग्जांपल लिया था, तो वो किसी इंटरनल गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा था। तो अगर इंटरनल गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स लगाता है, मतलब उसके सरफेस से परपेंडिकुलरली, तो उसको हमने प्रेशर बोला। वैसे ही अगर प्रेशर के आगे एटमॉस्फेयर जुड़ गया, एटमॉस्फेरिक जुड़ गया, तो आपको ये चीज समझ थोड़ी आ रही होगी और आप इस चीज को रिलेट कर रहे होगे कि सर एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगता है ना, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल और लेम भाषा में, जो आपके फ्री एयर में जो आपकी प्रेशर है, फ्री स्पेस में आपके आसपास जो भी आप प्रेशर को फील कर रहे हो, वो आपके आसपास का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। मतलब ओपन एयर अगर कोई भी सब्सटेंस है, तो ओपन एयर सब्सटेंस में हमेशा हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। आपने सुना होगा आपके सिर पे भी प्रेशर लग रहा है, सुना होगा आपने कि आपके सिर पे भी पता नहीं कितने टन गैसेस का प्रेशर है, 1200 टन गैसेस का प्रेशर हर ह्यूमन के सिर पे भी होता है। वो क्या है, वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो आपके सराउंडिंग ऑफ अर्थ में, जितनी आपकी अर्थ की सराउंडिंग है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है जितनी चीजें, उन सब पे जो प्रेशर लग रहा होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अर्थ का जो सराउंडिंग है उसके आसपास जितनी भी गैसियस एनवेलप है, वो गैसियस एनवेलप जितना भी प्रेशर अप्लाई करती हैं, तो क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर में गैसियस है तो उसका नाम बना दिया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही था। तो लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ते चलेंगे, ताकि आप जब कभी नोट्स देखो तो एक बार देखो तो सब कुछ समझ आ जाए। तो नोट कर लीजिए कि द गैसियस एनवेलप, द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ, जो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जितनी भी अर्थ की एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं, और वो गैसेस जितना भी प्रेशर लगा रही है उसके एटमॉस्फेयर में, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सिंपली बात ये है कि फ्री टू एयर जितनी भी चीजें हैं, सब पे जितना गैसियस प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर के गैसेस के द्वारा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर is called atmospheric। ये भी लिख सकते हो, प्रेशर exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब इसका एक रेफरेंस हमको बना के दे दिया गया, साइंटिस्ट ने हमको इसकी एक रेफरेंस वैल्यू बना के दे दी।
क्या दे दी कि सर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको उसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट की, आप उसको एटीएम में मेजर करेंगे। एटीएम, स्मॉल ए टी एम, ये यूनिट का मेजरमेंट है। ठीक है, तो एटीएम कहीं भी लिखा हो इसका मतलब कि सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। लेकिन अभी एक और साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने भी अपना यूनिट दिया था। कौन सा? पास्कल वाला यूनिट जो नॉर्मल प्रेशर है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जरा मुझे बताओ कि एटीएम और पास्कल इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों के यूनिट में क्या रिलेशन है, दोनों यूनिट में क्या अंतर है, तो आप हमेशा याद लिखिए, मैं आपको बता देता हूं। साइंटिस्ट ने हमको रेफरेंस दिया, क्या दिया कि सर अगर मैं 1 एटीएम को डिफाइन करूं, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। याद रख लीजिए, जो हमारा प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर हम अभी पढ़े पीछे, जो कि इंटरनली गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा था, अगर उसके प्रेशर को और हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या यूनिट आती है? एक रिलेशन आता है। कौन सा रिलेशन आता है कि 1 एटीएम में अंदर, 1 के एटीएम के अंदर सर कितने पास्कल होते हैं? तो 1 एटीएम के अंदर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। क्या मैं इसको किलो पास्कल के टर्म में भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 101.3 इंटू, सोच के देखो, 10⁵ इसको, और अगर मैं इस 10⁵ को हटा दूं तो मैं ये लिख सकता हूं 101.3 किलो पास्कल। तो ये भी एक खतरनाक सा रिलेशन है। जितने रिलेशन यहां दे रहा हूं सब एकदम रट लो, दिमाग पे लगा लो, क्योंकि हर रिलेशन का यूज होगा और आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपसे लोग एक्सपेक्ट भी करता है क्योंकि आप 12th पास हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, सारे डेटा। 1 एटीएम में कितने पास्कल? 1.013 पास्कल। 1 एटीएम में कितने किलो पास्कल? 101.3 किलो पास्कल। अगर और भी यूनिट की बात करूं तो अदर प्रेशर और अदर पार्टिकल्स की भी यूनिट होते हैं प्रेशर के लिए। जैसे एटमॉस्फेरिक के लिए हमने एटीएम देखा, अभी नॉर्मल के लिए हमने क्या देखा? पास्कल देखा, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी याद रख लो, पास्कल कह लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, दोनों में 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁵ अब और भी अदर यूनिट है प्रेशर की, प्रेशर को और अदर यूनिट पे भी मेजर किया जाता है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यूनिट होती है, उसको बार में भी मेजर करते हैं, BAR। ये मेजरमेंट है सिर्फ, ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ। और एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं टॉर। टॉर मतलब इसको कहते हैं टॉरिसिली। टॉर का मतलब कि ये जो मरकरी है उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, मतलब MM/Hg, है ना। MM/Hg इसको कहते हैं, MM/Hg या फिर टॉर, या फिर टॉरेसिली। टॉरेसिली, टॉरेसिली कह लो या शॉर्ट में टॉर कह लो या बार कह लो। ये जो मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो। क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर की और अदर अदर भी यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे अभी हमने एटीएम पढ़ा, हमने पास्कल पढ़ा, हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा, वैसे ही एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं बार, और एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं टॉर, जो कि मरकरी के रेस्पेक्ट में टॉर का मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए इसको MM/Hg भी कहा जाता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या बार और टॉरिसली से रिलेशन नहीं बताओगे क्या एटीएम का? बिल्कुल बता देते हैं, इधर लिखवा देते हैं एक साइड में, ताकि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। देखो बहुत खतरनाक वाला कंटेंट मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, तो हल्के मत लेना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी कोई बताता नहीं है, बट मैं बहुत बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लो अदर यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ साइड में, 3 यूनिट लिख लो और उसका रिलेशन मैं यहाँ करा देता हूँ। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर कौन कौन सी हैं? पहली अभी मैं आपको बताया बार, दूसरी टॉर, जिसको MM/Hg भी कहा जाता है। तो कहीं MM/Hg लिखा हो तो समझिएगा कि टॉर की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? टॉर की। टॉरिसिली इसको पढ़ते हैं, फुल नेम टॉरिसिली, शॉर्ट में टॉर, ठीक है। तो इसका रिलेशन भी देख लिया जाए कि 1 एटीएम में कितने बार होते हैं सर, तो याद रख लो 1 एटीएम में 1 बार होता है, और 1 एटीएम में कितने टॉर होते हैं सर, याद रख लो 760 टॉर होते हैं। तो ये जो चार मैंने आपको यूनिट और इनके रिलेशन बताए हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, भैया इसको हल्के मत लो, याद नहीं होता है, लेकिन अगर याद रख लिए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो स्टार इसको, ठीक है। इसमें भी कई बार प्रेशर पूछता है, इसमें भी कई बार प्रेशर पूछता है, इसमें भी पूछता है, इसमें भी पूछता है, तो ये सब याद रख लो, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाना जरूरी था आपको। क्या आपको सारी यूनिट्स क्लियर हो गई? क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया? क्या आपको प्रेशर क्लियर हो गया? क्या आपको डेंसिटी क्लियर हो गया? क्या आपको रिलेटिव डेंसिटी क्लियर हो गया?
और क्या आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गया? बताइए, क्या ये सारी टर्मिनोलॉजी आज के इस लेक्चर में आपको समझ आई है? दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसीलिए बहुत ही बेसिक लेके जा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर को। एट द एंड जाते जाते बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल को आप ऐसे हल्के में, कंटिन्यूटी इक्वेशन, पास्कल लॉ को आप ऐसे यूं निकालोगे, यूं देख देख के कहोगे ये क्या था सर, ये तो मतलब, जिससे ये भयंकर चैप्टर लगता है बच्चों को, फ्लूइड मैकेनिक्स। बट मैं हूँ यहाँ, मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए बैठा हूँ। चिंता बिल्कुल मत करो, चैप्टर बच्चे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है उनको, बर्नौलीज प्रिंसिपल समझ नहीं आता है उनको, बट मैं बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा ना। बताओ, समझ आया? क्या ये मज़ेदार क्लास आपको समझ आई, जिसमें हमने डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनके सारे रिलेशंस को समझा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जैसे लेक्चर नंबर 1। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, तो इतना मजा आया। जब इस चैप्टर के एंड में हम जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो दिस इज लेक्चर नंबर 1 एंड आई लाइक टू एंड दिस सेशन। ठीक है, आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना काफी है। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन हमने लिया, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, क्या क्या समराइज कर देता हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड की इंट्रोडक्शन ली बहुत बढ़िया तरीके से, डेंसिटी, प्रेशर की बात करी, फिर हमने वाटर की डेंसिटी देखा, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर लीटर। उसके बाद हमने फिर रिलेटिव डेंसिटी को समझा। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों में मेजर स्लाइड सा डिफरेंस था, वो हमने देखा। मरकरी की मैंने आपको बताया कि डेटा आप याद रखिएगा। फिर हम प्रेशर की तरफ बढ़े। प्रेशर में हमने एक मजेदार सा कंफ्यूजिंग सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, जो कि बहुत बच्चों से, मतलब बहुत बच्चे छोड़ देते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता ये। ठीक। फिर हम आगे बढ़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उसके बाद हमने फिर डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करी। और ये तो चार जो मैंने लिखवाए ना, तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, ये याद नहीं है, और रिलेशन जल्दी याद भी नहीं होता है, और वैल्यू जबकि याद भी नहीं होती है, और ये पता रहेगा तो आप चुटकी में किसी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एज यूजुअल जिसने मेरे से केमिस्ट्री पूरी पढ़ी है फिजिकल की, वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे नहीं। ठीक है, और कट टू कट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हमारी होती हैं। तो आई थॉट कि आपको आज का समराइज लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे आप जुड़े रहिए, रोज आपकी 6-15 पे क्लास होंगी फ्लूइड मैकेनिक्स की। और आप ये चीज़ जानते हैं क्या, कि इस चैप्टर के एंड में आते आते बर्नौलीज क्या चीज रहेगी आपके लिए? कंटिन्यूटी इक्वेशन मजाक में उड़ाओगे, पास्कल ला ऐसे मजाक में, अरे ये तो आता है अभी। ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा एट द एंड चैप्टर की, जाते जाते आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स डरते हैं इससे, है ना, 11th का चैप्टर है ये। लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम आज बहुत बेसिक शुरुआत की है, और इसी पेस से सब कुछ पढ़ते हुए इन डिटेल, पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हो तो भी समझ आएगा, इसकी गारंटी तो मैं लेके, क्योंकि मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर्स पढ़ाए जिन्होंने मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर देखा है, फिजिकल, पूरा फिजिकल मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नए बच्चे हैं तो उनको तो अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस क्लास में जुड़ते नहीं है। ठीक, कभी कभी क्लासेस में आ जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं। इसके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, 4-5 लेक्चर में निपट जाएगा ये चैप्टर, कोई उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट टफ है। बर्नौलीज प्रिंसिपल में हालत खराब हो जाती है, नहीं समझ आता है। विस्कोसिटी में आपको पढ़ाऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे ढंग से, अच्छे से। ठीक है, तो ये सब मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं इसके अंदर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए।